मेरा नाम लवली है। मैं 17 साल की हूँ। आप मेरी उम्र और नाम से अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं दिखने में कैसी होंगी। मैं एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ। मेरा घर बड़ा नहीं है, लेकिन मेरे लिए यही दुनिया का सबसे खूबसूरत कोना है। माँ, पापा और मेरा छोटा भाई आदित्य, बस हमारा छोटा सा परिवार है। कस्बे की गली में हर कोई एक दूसरे को जानता है, लेकिन एक घर ऐसा है जो हमेशा से अनोखा रहा है, शेखर अंकल का घर। शेखर अंकल के बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता। वे करीब 50 साल के होंगे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन झलकता है, जैसे कोई अधूरी कहानी हो जिसे कोई सुनने वाला न हो। वे ज्यादातर समय अपने घर में ही रहते हैं, और जब कभी बाहर आते भी तो सिर्फ सब्जी लेने या किसी जरूरी काम के लिए। पर मेरी उनसे पहली मुलाकात बहुत अजीब और डरावनी थी। वो शाम का वक्त था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और हल्की ठंडक हवा में घुल रही थी। मैं अपनी किताब लेकर छत पर बैठी थी जब अचानक मेरी नज़र शेखर अंकल के घर की छत पर पड़ी। वे वहां अकेले बैठे थे, आसमान को देख रहे थे। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर गया। मैं उन्हें घूरने लगी और तभी उन्होंने अचानक मेरी तरफ देखा। मुझे लगा जैसे मैं किसी चोरी में पकड़ी गई हूं। मैंने जल्दी से नजरें फेर लीं और किताब में खो जाने की कोशिश की, लेकिन फिर एक अजीब सी आवाज आई, किसी के रोने की हल्की सी आवाज। मैंने फिर से उनकी छत की तरफ देखा, लेकिन इस बार वे वहां नहीं थे। मैंने सोचा कि शायद मेरी गलती थी, लेकिन तभी मेरे कानों में एक धीमी सी आवाज पड़ी, बचाओ। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आवाज आई कहाँ से थी? शेखर अंकल के घर से, या मेरे दिमाग का कोई भ्रम था? वो आवाज अब मेरे जहन में गूंज रही थी। मैं छत पर ठहरी रही, जैसे मेरे पैर वहीं जम गए हों। हवा में अजीब सी ठंडक थी, लेकिन मेरे भीतर कुछ और ही जल रहा था, एक बेचैनी, एक अनजानी हलचल। मैंने अपने घर के दरवाजे से झांक कर शेखर अंकल के घर की ओर देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। तो फिर वो आवाज किसकी थी? मैं सोच ही रही थी कि तभी मेरा फोन बजा। देखा तो अनिरुद्ध का कॉल था, मेरे क्लास का सबसे अच्छा दोस्त, और शायद उससे कुछ ज्यादा भी। क्या कर रही हो? उसकी आवाज में वही पुरानी शरारत थी। कुछ नहीं, बस किताब पढ़ रही थी। मैंने झूठ बोल दिया। ओह, तो आजकल किताबें भी डरा रही हैं? उसने हंसते हुए कहा। मुझे अचानक एहसास हुआ कि मेरी आवाज थोड़ी घबराई हुई थी। मैंने बात बदलने के लिए कहा, तुमने होमवर्क किया? लवली, मैं अनिरुद्ध हूँ। होमवर्क और मैं? ये सवाल तो मत ही पूछो। मैं हंस पड़ी। उसकी बातें सुनकर हमेशा मन हल्का हो जाता था, लेकिन आज कुछ अलग था। फोन रखते ही मेरा ध्यान फिर से शेखर अंकल के घर की तरफ चला गया। मैंने खुद को समझाया कि शायद मैंने कुछ गलत सुना था, पर दिल कह रहा था कि कुछ तो था जो नजरों से छुपा था। रात का वक्त हो चला था। मैं बालकनी में खड़ी थी जब हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। ठंडी हवा मेरे चेहरे को छूकर गुजरी, और अजीब बात यह थी कि सामने शेखर अंकल भी अपनी खिड़की से बाहर देख रहे थे, ठीक मेरी तरफ। हमारी आंखें कुछ सेकंड के लिए टकराईं, और उस पल कुछ महसूस हुआ, कुछ अनकहा, कुछ अनजाना। मुझे ऐसा लगा जैसे उनकी आंखों में कोई कहानी थी जो वो कहना चाहते थे, लेकिन शब्दों में नहीं कह सकते थे। क्या तुम भी बारिश में भीगना पसंद करती हो? मेरे कानों में फिर वही आवाज गूंजी, पर इस बार ये आवाज शेखर अंकल की थी। मैं चौंक गई। उन्होंने मुझसे पहले कभी बात नहीं की थी। मैं समझ नहीं पाई कि क्या जवाब दूं। हल्के से मुस्कुरा दी। कभी कभी जब मन भटकता है, मैंने धीरे से कहा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी और वापस अंदर चले गए। पर मेरे दिल में उस मुलाकात ने एक हलचल छोड़ दी। ये पहली बार था जब मैंने उनकी आंखों में कुछ पढ़ने की कोशिश की थी, और शायद पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि मेरी जिंदगी किसी मोड़ पर आने वाली है, जिसके बारे में मुझे खुद अंदाजा नहीं था। बारिश तेज हो चुकी थी, हवाएं सरसराने लगी थीं और हल्की ठंडक मेरे गालों को छू रही थी। लेकिन मैं वहीं खड़ी रही जहां शेखर अंकल ने अपनी पहली बात मुझसे कही थी। क्या तुम भी बारिश में भीगना पसंद करती हो? उनके शब्द अब भी मेरे जहन में गूंज रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था, गहरी, उदास, लेकिन बहुत कुछ कहने वाली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझसे बात करेंगे, और वो भी इस अंदाज में। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी।
मैं वापस कमरे में आई, पर मन अब भी वहीं अटका हुआ था। शेखर अंकल, इस नाम के साथ ही मन में अजीब सी हलचल होने लगी थी। वो कौन थे? इतने चुपचाप क्यों रहते थे? और आज अचानक उन्होंने मुझसे ये क्यों पूछा? रात भर मुझे नींद नहीं आई। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और मैं बस करवटें बदल रही थी। मैंने अपने मन को झूठा दिलासा दिया कि ये सिर्फ एक सामान्य बातचीत थी, लेकिन सच यही था कि उनके शब्दों ने मेरे अंदर कुछ जगा दिया था। यही सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह से वक्त बारिश रुक चुकी थी। मैं हमेशा की तरह छत पर आई, लेकिन आज मेरी आंखें खुद ब खुद उनके घर की तरफ चली गईं। खिड़की खुली थी, पर वो वहां नहीं थे। फिर अचानक दरवाज़ा खुला और शेखर अंकल बाहर आए। उन्होंने हल्के नीले रंग की शर्ट पहन रखी थी, बाल थोड़े बिखरे थे और चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी थी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वो उस पल किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहे थे। मैं खुद पर हंस पड़ी। मैं क्या सोच रही हूँ? वो तो मुझसे उम्र में इतने बड़े हैं। पर मैं इस ख्याल से खुद को हटा भी नहीं पा रही थी। अचानक उन्होंने मेरी तरफ देखा। इस बार मैं नजरें नहीं फेर पाई। वो कुछ सेकंड तक मुझे देखते रहे, फिर हल्की सी मुस्कान दी। मैं घबरा गई और अंदर चली गई, पर दिल वो अब भी वहीं था, उनकी आंखों की गहराई में कहीं डूबा हुआ। आज ही दिन हमारी गली में कोई शादी थी। सब लोग रंग बिरंगे कपड़ों में घूम रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ एक इंसान पर था, शेखर अंकल। आज पहली बार मैंने उन्हें इतने अच्छे से तैयार देखा था। उन्होंने सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहना था और वो सच में अलग लग रहे थे। मुझे खुद पर हंसी आई। मैं उनके बारे में क्यों इतना सोच रही थी? मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी नज़रें बार बार उन्हीं की तरफ जा रही थीं। और फिर वो पल आया। वो मेरी तरफ बढ़े। तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? उनकी आवाज़ में वही सुकून था जो मैंने पहले महसूस किया था। बस कुछ नहीं। मैंने नज़रें झुका लीं। वो मुस्कुराए। लोग खुश हैं, म्यूजिक बज रहा है और तुम एक कोने में चुपचाप खड़ी हो। तुम्हें डांस पसंद नहीं? मैंने हल्के से हंसकर सिर हिलाया। पसंद है, लेकिन मैं किसी के साथ डांस नहीं करती। उन्होंने अपनी जेब से हाथ निकाला और मेरी तरफ बढ़ाया। तो आज मेरे साथ करोगी? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। आसपास सब थे, कोई भी देख सकता था। लेकिन उस पल मेरी दुनिया में सिर्फ दो ही लोग थे, मैं और शेखर अंकल। मैंने उनकी आंखों में देखा। वो पहली बार इतने करीब थे। क्या मैं सच में उनके साथ डांस करूं? मैंने अपने आप से पूछा। उनकी आंखों में अजीब सा सुकून था, जैसे सब कुछ थम सा गया हो। मैंने उनकी तरफ देखा। हल्की मुस्कान उनके चेहरे पर थी, लेकिन उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मेरे दिल को जोर से धड़कने पर मजबूर कर रहा था। शेखर अंकल ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, जैसे मेरा जवाब बस यही चाहता हो। मैंने हल्का सा अपने होंठ भींचे। मेरी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन फिर भी मेरा दिल एक अनजाने एहसास में बहने को तैयार था। लवली! पीछे से माँ की आवाज आई और मैं जैसे किसी सपने से जाग गई। मैंने फौरन अपनी नजरें झुका लीं और बिना कुछ बोले अपना दुपट्टा ठीक करने लगी। हाँ माँ, यहाँ क्या कर रही हो? चलो, मेहमान आए हैं। मैंने धीरे से नजर उठाई। शेखर अंकल अब भी वहीं खड़े थे, लेकिन उनकी मुस्कान थोड़ी गहरी हो गई थी, जैसे उन्हें मेरे जवाब की जरूरत ही न हो, जैसे वो पहले से ही जानते हों कि मैं उनके बारे में क्या सोच रही हूँ। मुझे खुद समझ नहीं आया कि मैं क्या महसूस कर रही थी। बिना कुछ कहे मैं माँ के साथ घर चली गई, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें अब भी पहले जैसी ही तेज थीं। घर आकर मैं बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो पल बार बार मेरे जहन में घूम रहा था। अगर माँ ना बुलाती तो क्या मैं सच में शेखर अंकल का हाथ पकड़ लेती? ये सवाल मेरी सोच में जैसे गूंजता ही जा रहा था। खिड़की से बाहर झांका तो उनकी बालकनी की लाइट जल रही थी। मेरे दिल ने चाहा कि छत पर जाकर देखूं, क्या वो भी मेरे बारे में सोच रहे होंगे? पर फिर खुद को रोक लिया। नहीं लवली, तुम ये क्या सोचने लगी हो? लेकिन दिल मानने को तैयार ही नहीं था। अगले दिन सुबह की हल्की धूप पड़ोस की छतों पर फैल चुकी थी। मैं कपड़े सुखाने के बहाने छत पर आई थी, लेकिन मेरी नजरें किसी और को ढूंढ रही थीं। और फिर जैसे मेरी सोच ने उन्हें बुला लिया हो,
शेखर अंकल गेट के पास खड़े थे। वो किसी से बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनके लहजे में एक ठहराव आ गया। वो रुके, हल्की मुस्कान दी और फिर लवली। पहली बार उन्होंने मेरा नाम लिया था और मैं वहीं ठहर गई। लवली। शेखर अंकल ने मेरा नाम इतनी नरमी और अपनत्व से लिया कि मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैं वहीं ठिठक गई, हाथों में पकड़े गीले कपड़े जैसे अचानक भारी हो गए हों। मैंने उनकी तरफ देखा। वो अपनी जगह खड़े थे। हल्की मुस्कान उनके होठों पर थी, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और था, एक अनकहा जज्बात जो मेरे दिल की हर धड़कन को महसूस कर सकता था। मेरी नज़रें उनसे टकराईं और अगले ही पल मैंने घबराकर नज़रें झुका लीं। दिल तो चाह रहा था कि उनके पास जाकर पूछूं, आपने मेरा नाम क्यों लिया? लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कह पाई। वो मेरी झिझक को शायद समझ चुके थे। धीरे से उन्होंने अपनी नज़रें हटा लीं और फिर वापस बातचीत में लग गए, मगर मैं जानती थी कि उनका ध्यान अब भी मेरी तरफ था। मैं जल्दी से कपड़े सुखाकर नीचे आ गई, लेकिन मेरा मन वहीं अटका रह गया। शाम के वक्त घर में हलचल थी। माँ किचन में थी, पापा अखबार पढ़ रहे थे और मैं खिड़की के पास बैठी छत की तरफ देख रही थी। मन बेचैन हो रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। शेखर अंकल के लिए ये खिंचाव क्यों बढ़ता जा रहा है? कई सवाल थे, लेकिन जवाब कोई नहीं। अचानक गली में हलचल हुई। मैंने बाहर झांक कर देखा। शेखर अंकल अपनी बाइक स्टार्ट कर रहे थे। वो शायद कहीं जा रहे थे, मगर जाने से पहले उन्होंने एक नज़र मेरी खिड़की की तरफ डाली। मेरे हाथ पैर जैसे सुन्न हो गए। क्या ये इत्तेफाक था या वो जानबूझकर मेरी तरफ देख रहे थे? मेरा मन कह रहा था कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। उनकी बाइक धीरे धीरे गली से बाहर चली गई, लेकिन मेरा दिल अब भी वहीं अटका था। रात को मैं अपने बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद आंखों से गायब थी। जब भी आंखें बंद करती, शेखर अंकल की आंखों की वो गहरी नज़रें मेरे सामने आ जातीं। मैंने करवट बदली, तकिए को जोर से पकड़ा और खुद को समझाने लगी, लवली, ये गलत है। तुम इतनी छोटी हो और वो तुमसे इतने बड़े हैं। पर दिल के आगे दिमाग की नहीं चलती। मन कर रहा था कि छत पर जाऊं, ठंडी हवा में खुद को संभालने की कोशिश करूं। लेकिन जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, अचानक मोबाइल पर एक मैसेज आया, छत पर आओ। मैंने चौंक कर स्क्रीन देखी। ये नंबर अनजान था, लेकिन मैं दिल से जानती थी कि ये शेखर अंकल ही थे। चांदनी रात अपनी नरम रोशनी बिखेर रही थी। हवा हल्की हल्की बह रही थी, लेकिन मेरे अंदर अजीब सी हलचल मची हुई थी। दिल बार बार कह रहा था कि छत पर जाऊं, लेकिन दिमाग मना कर रहा था। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे कदम खुद ब खुद खिड़की की ओर बढ़ गए। जैसे ही मैंने बाहर झांका, मेरी सांसें थम गईं। शेखर अंकल मेरी ही तरफ देख रहे थे। उनके हाथ में कुछ था, शायद एक कागज का टुकड़ा। मैं अभी कुछ सोच भी नहीं पाई थी कि उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ वो पर्ची मेरी छत पर फेंक दी। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। पल भर के लिए तो ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। मैं घबराकर इधर उधर देखने लगी कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी और कांपते हाथों से पर्ची उठाई। पर्ची पर लिखा था, कल रात मिलना। मेरे हाथों में पर्ची थी, लेकिन मेरे पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई थी। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि मुझे लगा, अगर कोई मेरे पास आया तो सुन ही लेगा। मैंने घबराकर पर्ची मुट्ठी में दबा ली और छत के किनारे से झांक कर नीचे देखा। कोई नहीं था। फिर मेरी नज़र दोबारा उनकी तरफ उठी। वो अब भी वहीं खड़े थे, मुझे देख रहे थे, एक अजीब से इत्मीनान के साथ। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जिससे मैं नज़रें हटा नहीं पा रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। यह एहसास क्या था, मैं खुद नहीं समझ पा रही थी। मैंने जल्दी से पर्ची को दुपट्टे के कोने में छिपाया और दबे पांव कमरे में आ गई। कमरा वहीं था, दीवारें वहीं थीं, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। मैंने पर्ची को टेबल पर रखा और खुद को शीशे में देखने लगी। मैं क्या करूं? जाऊं या नहीं? अगर कोई देख ले तो? पर मेरे दिल ने इस बार मेरी उलझनों की नहीं सुनी। उसने सिर्फ एक सवाल किया, अगर मैं नहीं गई तो क्या वो बुरा मान जाएंगे? रात का सन्नाटा हर तरफ फैल चुका था, लेकिन मेरे अंदर हजारों सवालों की हलचल थी।
मैं बिस्तर पर लेटी थी, मगर नींद कोसों दूर थी। जैसे ही आंखें बंद करती, शेखर अंकल की निगाहें सामने आ खड़ी होती। उनका वो हल्का सा मुस्कुराना, छत पर फेंकी गई वो पर्ची और उसमें लिखे वो 3 शब्द, कल रात मिलना। मैंने करवट बदली और तकिए को जोर से भींच लिया। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। क्या मुझे जाना चाहिए? सोचते सोचते जाने कब आंख लग गई, पर वो भी बेचैनी से भरी थी। अगली सुबह जब आंख खुली तो सबसे पहला ख्याल वही था, आज रात। दिन भर मैं खुद से लड़ती रही। कभी खुद को समझाने की कोशिश करती तो कभी बेवजह मुस्कुरा उठती। माँ कुछ पूछती तो मैं घबरा जाती। भाई सामने आता तो मैं नजरें चुरा लेती। मुझे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। मैं इतनी बेचैन क्यों हो रही हूँ? शाम होते होते मेरी हालत और खराब हो गई। हर बीतता पल मुझे रात के करीब ले जा रहा था और मैं खुद को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। जब घर में सब सो गए तो मैंने धीरे से घड़ी देखी। रात के 11 बज चुके थे। मैंने अपनी धड़कनों को काबू में किया और धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला। मेरे पैरों में हल्की सी कंपकंपी थी, पर दिल में एक अजीब सा जोश भी था। जैसे ही मैंने छत पर कदम रखा, ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, कोई नहीं था। क्या वो आएंगे या मैं ही बेवजह परेशान हो रही हूं? मैंने छत के किनारे पर हाथ रखा और चुपचाप खड़ी हो गई। दिल में अजीब सी हलचल थी। अचानक मुझे नीचे गली में हलचल सुनाई दी। मैंने झांक कर देखा, शेखर अंकल वो बाइक से उतर रहे थे। उन्होंने ऊपर देखा और हमारी नजरें टकरा गईं। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। वो धीमे कदमों से अपनी छत की ओर बढ़े। मैं बिना पलक झपकाए उन्हें देख रही थी। जैसे ही वो छत पर आए, हल्की मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा। मैं एकदम से सहर गई, पर नजरें हटाने की हिम्मत नहीं कर पाई। तुम आई? उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा खिंचाव था। मैंने कुछ नहीं कहा। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा अगर एक शब्द भी बोला तो सब सुन लेंगे। उन्होंने धीरे से छत की रेलिंग पर हाथ रखा और मुझे देखने लगे। डर लग रहा है? मैंने हल्के से सिर हिला दिया। वो मुस्कुराए। डरने की जरूरत नहीं है लवली, बस यूं ही थोड़ी देर बात करेंगे। मेरे होंठ कांपे, लेकिन मैं अब भी चुप थी। उनके पास खड़े होते ही मेरे अंदर बिजली सी दौड़ गई। उनका इतना करीब होना मुझे डरा भी रहा था और एक अजीब सी गर्माहट भी दे रहा था। तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम इतनी छोटी हो, उन्होंने हल्के से कहा। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में वही नजरों का जादू था जिसने मुझे बेबस कर दिया था। मैंने हिम्मत करके पूछा, आपने मुझे क्यों बुलाया? वो कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, शायद तुम्हें देखकर कुछ महसूस होता है। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैं समझ नहीं पाई कि वो क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन उनके लहजे में कुछ ऐसा था जिससे मैं खुद को रोक नहीं पाई। रात और गहरी हो रही थी। हवा तेज हो चली थी, लेकिन मेरी धड़कनों के शोर के आगे सब धीमा लग रहा था। क्या मैं सही कर रही हूं, या मैं किसी ऐसे रास्ते पर चल पड़ी हूं जिससे वापस लौटना मुश्किल होगा? मैं शेखर अंकल की आंखों में देख रही थी, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रही थी। उनके लफ्जों में जो एहसास था वो मुझे अंदर तक महसूस हो रहा था। दिल कह रहा था कि यहां से हिलूं भी नहीं, लेकिन दिमाग अब भी सवाल कर रहा था, ये सही है? उन्होंने धीरे से मेरे चेहरे की ओर देखा, जैसे मेरे मन की उलझन को समझ रहे हों। फिर मुस्कुराए। तुम कुछ कहोगी नहीं? मेरे होंठ सूख चुके थे। मैंने हल्के से सिर हिला दिया। अच्छा, तो बस चुपचाप खड़ी रहोगी? उन्होंने छत की रेलिंग पर दोनों हाथ रख दिए और थोड़ी देर मुझे देखते रहे। उनकी निगाहों में एक अलग सी बात थी, नरम मगर गहरी। मुझे एहसास हुआ कि मेरा दिल अब भी बहुत तेज धड़क रहा है। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, आपने मुझे क्यों बुलाया? वो हल्के से हंसे। तुम्हें नहीं बुलाता तो तुम आती? मैंने नजरें झुका लीं। सच तो यही था, अगर उन्होंने पर्ची नहीं फेंकी होती तो शायद मैं खुद को रोक लेती। लेकिन अब मैं यहाँ खड़ी थी, उनके सामने, बिना किसी जवाब के। अचानक उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आओ, बैठते हैं। मैं थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाए और उनके पास जाकर छत की दीवार पर बैठ गई। मेरे हाथ ठंडे हो चुके थे। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ और ही गर्माहट दौड़ रही थी। तुम्हारी उम्र 17 साल है ना?
उन्होंने हल्के से पूछा। मैंने सिर हिलाया। हाँ, मुझे लगा था कि तुम इससे बड़ी हो। उनके लहजे में अजीब सी नरमी थी। तुम्हारी आंखें किसी मासूम सी लड़की की तरह नहीं हैं। उनमें कुछ और है, कुछ ऐसा जो खींचता है। मेरा दिल जोरों से धड़क उठा। मुझे नहीं पता था कि इस बात का क्या जवाब दूं। मैंने अपनी उंगलियों को आपस में फंसाया और नीचे देखने लगी। वो मेरी तरफ थोड़ा झुके। डर लग रहा है? मैंने हल्के से सिर हिलाया। नहीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरा चेहरा अपनी उंगलियों से हल्का सा ऊपर किया। झूठ बोल रही हो, तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं। मेरी सांस अटक गई। उनकी उंगलियों का हल्का सा स्पर्श भी जैसे पूरे शरीर में सिरहन भर रहा था। मैंने तुरंत नजरें हटा लीं और खुद को थोड़ा पीछे कर लिया। उन्होंने मुझे कुछ पल देखा, फिर वापस रेलिंग की तरफ मुड़ गए। तुम्हें पता है लवली, जब पहली बार तुम्हें देखा था तभी समझ गया था कि तुम बाकियों से अलग हो। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा। कैसे? उन्होंने एक गहरी सांस ली। तुम्हारी आंखों में सवाल होते हैं, बाकी लड़कियों की तरह सिर्फ ख्वाब नहीं, और यही चीज मुझे अच्छी लगी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे नहीं पता था कि इस बात का क्या मतलब था, लेकिन उनके लफ्जों ने मेरे अंदर कुछ अजीब सा एहसास भर दिया था। रात और गहरी हो चुकी थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। माहौल में सन्नाटा था, लेकिन मेरे अंदर एक तूफान था। मैंने हिम्मत करके पूछा, आपको मुझसे क्या चाहिए शेखर अंकल? उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। ये सवाल तो तुम खुद से पूछो लवली, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? उनकी ये बात सुनकर मैं एक पल को सन्न रह गई। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, या शायद था, लेकिन मैं उसे कबूल करने से डर रही थी। मैं उनकी आंखों में देख रही थी, लेकिन अब उनमें पहले जैसी कोमलता नहीं थी। अब वहां कुछ और था, कुछ ऐसा जो मेरे अंदर हलचल मचा रहा था। शेखर अंकल ने जो सवाल मुझसे किया था, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, उसका जवाब मेरे पास नहीं था, या शायद था, लेकिन मैं उसे खुद से भी छिपा रही थी। मैंने अपनी नजरें झुका लीं। दिल की धड़कनें जैसे पूरे माहौल में गूंज रही थीं। शेखर अंकल कुछ पल तक चुप रहे, फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, शायद हमें अब जाना चाहिए। बहुत देर हो गई है। मैंने सिर हिलाया, लेकिन पैर जैसे जम गए थे। जाने का मन ही नहीं कर रहा था, पर मैं यहाँ और रुक भी नहीं सकती थी। मैंने खुद को जबरदस्ती उठाया और रेलिंग से परे देखने लगी। चांद अब बादलों में छिप चुका था, जैसे मेरी उलझन को महसूस कर रहा हो। शेखर अंकल ने मेरी तरफ देखा। लवली, अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तो? मेरे शरीर में झटके से कुछ दौड़ गया। मैंने उन्हें देखा, पर उनके चेहरे पर कोई संकोच नहीं था। वो बहुत सहज थे, जैसे उन्होंने बस एक साधारण बात कह दी हो। मैंने जबरदस्ती हंसने की कोशिश की। आप मजाक कर रहे हैं ना? उन्होंने हल्का सा सिर हिलाया। नहीं, मैं जो महसूस करता हूं वही कह रहा हूं। मुझे लगा जैसे मेरी सांसें रुक गईं। क्या ये सच में हो रहा था? क्या मैं सही सुन रही थी? शेखर अंकल अब भी मुझे देख रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं, कोई बोझ नहीं। मैंने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। फिर जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए। शायद डर था, शायद उलझन। मैंने तुरंत अपनी हथेलियों से उन्हें पोंछ लिया। तुम डरी हुई हो? मैंने सिर हिलाया। नहीं, बस मैं नहीं जानती कि ये सही है या नहीं। उन्होंने सिर झुका लिया, फिर थोड़ी देर बाद बोले, अगर ये गलत होता तो हम दोनों ये महसूस ही नहीं कर पाते। शब्द तो बहुत सुंदर थे, लेकिन मेरे मन में तूफान उठा रहे थे। मैंने उनसे दूरी बनाते हुए कहा, शायद अब हमें कभी नहीं मिलना चाहिए। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी। अगर ऐसा होता तो तुम यहाँ आती ही नहीं लवली। मुझे कुछ नहीं सूझा। मैं बस पलटी और तेज कदमों से छत की सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगी, लेकिन मेरा दिल वहीं छूट गया था, उस छत पर, शेखर अंकल के साथ। उस रात नींद नहीं आई। सिरहाने रखी वो पर्ची जो उन्होंने फेंकी थी बार बार आंखों के सामने घूम रही थी। क्या मैंने सही किया? क्या मैं कुछ गलत महसूस करने लगी थी? अगली सुबह जब मैं छत पर गई तो देखा कि शेखर अंकल की बालकनी खाली थी। उनके कमरे की खिड़कियां भी बंद थीं। मन में हलचल हुई। वो कहाँ गए?
क्या सच में अब उनसे मुलाकात नहीं होगी? पूरा दिन बीत गया, फिर दूसरा भी, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं थी। मैं अब खुद से लड़ रही थी। अगर मुझे परवाह नहीं थी तो हर आहट पर चौंक क्यों रही थी? हर रात छत पर जाने का मन क्यों करता था? फिर तीसरी रात मेरे दरवाजे के नीचे से एक पर्ची फिसलाई गई। हाथ कांपते हुए मैंने उसे उठाया। लिखा था, कभी कभी दूरी ही सही होती है लवली। तुम मुझे याद करोगी, लेकिन शायद ये बेहतर है। दिल धड़क उठा। मैंने दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। गली सुनसान थी, जैसे किसी ने वहां कदम भी न रखा हो। शेखर अंकल अब मेरे जीवन से जा चुके थे, और मैं वहीं थी, अधूरी, उलझी, लेकिन अब शायद सब कुछ खत्म हो चुका था। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके जाना।